हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में सबसे पहले पढ़ना होता है पोलराइजेशन। बट पोलराइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब आप तभी समझ सकते हो जब हम कैपेसिटर्स पढ़ लें। तो पोलराइजेशन वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी देखते हैं कि कैपेसिटर है क्या और कैसे वर्क करता है। हमने ये नई क्वांटिटी कैपेसिटेंस क्यों बनाई, क्या मेज़र कर रहे हैं हम यहाँ पे कैपेसिटेंस की हेल्प से, ये सब यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, सपोज आपके पास एक स्फीयर है। ये आपके पास एक स्फीयर है और स्फीयर के ऊपर सपोज मैं चार्ज अप्लाई कर रहा हूँ। आपको पता है कि सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ये 3 डायमेंशनली आपको लेना है। ओके मतलब एक पूरा स्फीयर है, ये सर्कुलर प्लेट नहीं है। ओके, स्फीयर की सरफेस के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता है कि Q डिवाइड बाय कैपिटल R। ओके, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे ही मैं इसके ऊपर चार्ज देता जाऊँ, जैसे जैसे मैं चार्ज रख रहा हूँ वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। मतलब चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला में से अगर चार्ज बाय पोटेंशियल रेशियो ले लूँ तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। चार्ज बाय पोटेंशियल रेशियो मेरा रहेगा कांस्टेंट। मतलब चार्ज इंक्रीज हो सकता है, पोटेंशियल इंक्रीज हो सकता है, बट दोनों ऐसे इंक्रीज होंगे कि उनका रेशियो है वो कांस्टेंट बनेगा। अब मैं चार्ज अप्लाई करता गया, इधर मैंने चार्ज इंक्रीज कराया तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हुआ। ये चार्ज बाहर क्यों नहीं जा रहा, ये चार्ज बाहर जंप करके क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि आसपास जो एयर है, आसपास जो एयर है वो इंसुलेटर है। आसपास की एयर है वो इंसुलेटर है जो चार्ज को कंडक्ट करने नहीं देती। बट हर एक इंसुलेटर की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं हवा में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकता, तो ये 100% राइट स्टेटमेंट नहीं है। कुछ हद तक आप हवा में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते, बट हवा है वो भी एक टाइम पे कंडक्टर बन सकती है अगर आप उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो तो हवा में एक प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं। वैल्यू है 10⁶ वोल्ट पर मीटर, या तो आप बोल सकते हो ये 3 × 10⁶ आएगा एयर के लिए। ओके, एयर के लिए प्रॉपर्टी है ये 3 × 10⁶। अब ये क्या है वो समझते हैं, पहले मैग्नीट्यूड समझ लो। 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, या तो आप बोल सकते हो 3000 वोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है, इसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। मतलब कि अगर 1 मीटर जितनी सरफेस पे आप 3 × 10⁶ जितना ज़्यादा अमाउंट में पोटेंशियल अप्लाई कर लो तो उतनी एनर्जी से ये आसपास के जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो आयोनाइज्ड होंगे, और ये आयोनाइजेशन की वजह से ये जो एयर है वो इंसुलेटर में से बन जाएगी कंडक्टर। तो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू टर्न अ इंसुलेटर इनटू कंडक्टर बाय आयोनाइजेशन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम। तो यहाँ पे समझो कि मैं मिलीमीटर की बात करूँ, मतलब इतना छोटा सा एरिया, ये स्फीयर के आसपास इतना छोटा सा एरिया,
अगर मैंने चार्ज इतना ज़्यादा अप्लाई कर दिया कि यहाँ पे आपको पोटेंशियल मिल रहा है 3000 वोल्ट, तो यहाँ की एयर अभी इंसुलेटर नहीं है बट क्या बन गई, कंडक्टर। यहाँ की एयर अभी इंसुलेटर नहीं है बट क्या बन गई, कंडक्टर। और अगर एयर कंडक्टर बन गई है तो अभी जो एक्स्ट्रा चार्ज आप दोगे सपोज यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा चार्ज आपने दिया तो उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वो बाहर जंप करके निकल जाए। तो ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज लीक हुआ। मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो स्फीयर है उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी यहाँ पे फिनिश हुई। हर एक चीज़ की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जैसे आप कोई एक बर्तन ले लो, ये आप इजीली समझते हो कि इसके अंदर मैंने पानी भरा, चलो यहाँ तक भर दिया, यहाँ तक भर दिया, यहाँ तक भर दिया, और एक्स्ट्रा पानी डालूँ तो वो कहाँ जाएगा, नीचे ही गिरेगा ना, आसपास कहीं पे। ठीक है ना। सेम वैसे कोई भी अगर आप स्फीयर या कोई कैपेसिटर या कोई ऐसा सिस्टम ले लो जिसकी कोई ना कोई चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होगी और वो कैपेसिटी फिनिश हो जाए उसके बाद चार्ज लीक होना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ तक जितना चार्ज स्टोर करके रखा, सपोज वो मैक्सिमम चार्ज मैंने ले लिया पर यूनिट वोल्ट, चार्ज पर यूनिट वोल्ट जो ये कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो C इक्वल टू हमारा फॉर्मूला रहेगा Q/V। और जैसे हमने आगे डिस्कस किया ये वैल्यू कांस्टेंट है फॉर गिवन सिस्टम। एक सिस्टम के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है। चार्ज इंक्रीज हो सकता है, पोटेंशियल इंक्रीज हो सकता है, बट C की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी अगर आप जो सिस्टम है उसका कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं करते। क्लियर। तो आप अभी पढ़ रहे हो वो क्या है, कैपेसिटर्स। मतलब ये जो पूरा सिस्टम है वो कैपेसिटर और उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या बनेगा, Q/V की हेल्प से निकाल लो। कैपेसिटेंस का यूनिट बनेगा कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को हम नाम देते थे फैराडे। मतलब कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट है फैराडे। क्लियर। अब जो आप पढ़ने वाले हो उसमें हम एक ही ट्राई करने वाले हैं कि ये कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकें। मतलब चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी किसी सिस्टम की हम कैसे इंक्रीज करा सके। एक बात तो साफ साफ है कि आपको जितना हो सके इतना वोल्टेज कम रखना पड़ेगा। वोल्टेज कम रखोगे तब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि वोल्टेज कम है तो आसपास की एयर आयोनाइज्ड नहीं होगी। आयोनाइज्ड नहीं होगी तो चार्ज लीक नहीं होगा। चार्ज लीक नहीं हो रहा मतलब चार्ज स्टोर हो रहा है। क्लियर। तो ऐसी सिस्टम क्रिएट करनी है जिसमें हम पर यूनिट वोल्टेज ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाए। मतलब चार्ज ज़्यादा स्टोर होना चाहिए फिर भी पोटेंशियल कम रहना चाहिए। तब आप बोल सकते हो कि आपने कैपेसिटी है वो इंक्रीज करा दी। अब वो कैसे, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। क्लियर। तो अभी हम कंपेयर करके देखते हैं कि दो अलग अलग सिस्टम है उसकी कैपेसिटी कैसे हम डिफरेंट रख सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दो अलग अलग कैपेसिटर की कैपेसिटी हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। पहले मैं ले लेता हूँ सिंगल स्फीयर। ओके। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कोई भी एक इंसुलेटिंग मीडियम चाहिए होगा तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे स्फीयर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर। चलो मैंने एक स्फीयर ले लिया यहाँ पे। ओके।
अब ये स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटी क्या हो सकती है? अब ये पॉजिटिव चार्ज है, या तो कोई नेगेटिव भी रख सकते हो। अब चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है और पोटेंशियल जनरेट कर दिया V, और V इक्वल टू आप लिखते हो के Q बाई R। अगर मैं Q बाई V रेशियो ले लूँ तो वो बन जाएगा R डिवाइड बाई K। Q बाई V रेशियो क्या बन गया? कैपेसिटेंस C इक्वल टू R डिवाइड बाई K इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, तो ये फॉर्मूला बना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल टू रहेगा R बाई K है वो कूलम्स कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे जितना आप चार्ज डालते जाओगे पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। क्लियर? हमें कुछ ऐसा करना है कि ये पोटेंशियल ज़्यादा इंक्रीज ना हो, चार्ज इंक्रीज हो बट चार्ज के साथ साथ पोटेंशियल ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप ये पहले एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लो, उसके बाद हम कैपेसिटी इंक्रीज कराते हैं। ओके, अभी क्या करते हैं, एक स्फीयर है उसके बाजू में एक दूसरा स्फीयर रख देते हैं। अब देखते हैं कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होती है। ये स्फीयर तो हमने ऐसे ही रख दिया है, उसके साथ कुछ करना ही नहीं है। एक ही स्फीयर का हमें काम है और उसके अंदर ही हमें चार्ज स्टोर करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे चार्ज स्टोर करने लगा, यहाँ पे मैं चार्ज है वो अप्लाई करने लगा और चार्ज है वो इंक्रीज होने लगा। चार्ज इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगी? तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ आ जाएंगे, मतलब ये पार्ट नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा और उधर का जो सरफेस है वो कंपेरेटिवली पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। तो होता क्या है कि सरफेस के ऊपर सपोज मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लूँ जहाँ पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो आपको ड्यू टू स्फीयर 1 भी मिलेगा, ड्यू टू स्फीयर 2 भी मिलेगा। और ड्यू टू स्फीयर 2 में भी दो हिस्से हैं, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल मेरा होगा वो V1 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेकेंड स्फीयर। ये टोटल पोटेंशियल हुआ। अगर मैं ये चार्ज रखता ही नहीं तो, चलो यहाँ पे स्फीयर होता ही नहीं तो V इक्वल टू V1 ओनली, तो सिर्फ एक ही पोटेंशियल था V1। अब हमें क्या करना है, ये V1 पोटेंशियल है उसमें भी थोड़ा कम चाहिए हमें, मतलब जो टोटल पोटेंशियल है वो V1 से हमें कम चाहिए। कैसे मिलेगा सोचो, ये पॉइंट का नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस इतना है R नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस इतना बड़ा है R पॉजिटिव। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, V माइनस या V प्लस? जिसका डिस्टेंस कम उसका पोटेंशियल ज़्यादा। तो आप बोल सकते हो हियर V नेगेटिव की जो वैल्यू है मोड इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल था उसकी वैल्यू ज़्यादा है, पोटेंशियल पॉजिटिव था उसकी वैल्यू कम है। मतलब आप बोल सकते हो कि V1 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सपोज ये V माइनस वैल्यू थी -5, ये थी +3, तो इन दोनों को मिलाओ तो आंसर क्या आएगा -2। मतलब V1 में से 2 वोल्ट तो माइनस हो ही रहे हैं। समझ में आया? तो एक स्फीयर हमने कैपेसिटर मतलब चार्ज स्टोर करने के लिए रखा, दूसरा स्फीयर हमने ऐसे ही रख दिया, फिर भी उसकी इफेक्ट क्या हुई देखो कि ये स्फीयर के पास जो पोटेंशियल था वो यहाँ पे इसने डिक्रीज कराया। ये स्फीयर के साथ हमें कोई वर्क नहीं करना था, कुछ लेना देना नहीं था, वो खुद ब खुद अपना काम करेगा। ठीक है,
तो ये स्फीयर यहाँ पे प्रेजेंट था, इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हो पाया। चार्ज तो उतना ही है ना, चार्ज अगर आप ये स्फीयर नहीं होता तब भी क्यू देने वाले थे, ये स्फीयर था तब भी क्यू दिया, चार्ज वही है। ओके, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो, C इक्वल टू क्यू बाई वी, चार्ज एज इट इज है और ये पोटेंशियल आपने डिक्रीज करा दिया, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई? क्योंकि यहाँ पे एयर थी वो आयोनाइज नहीं हुई, आयोनाइज नहीं हुई तो चार्ज है वो लीक होके बाहर नहीं गया। अब और ज़्यादा चार्ज यहाँ पे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो अभी भी आप चार्ज स्टोर कर सकते हो। हाँ, एक लिमिट के बाद ये V1 की वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होने वाली वैल्यू के कंपैरिजन में ये ज़्यादा बड़ी है, फिर ये स्फीयर ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। बट फिर भी आप कैपेसिटी है वो सिंगल स्फीयर लेके करते उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेगी। क्लियर? तो कैपेसिटी आप इंक्रीज करा सकते हो। इसीलिए हम कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन अभी इस तरह करते हैं कि दो चार्ज्ड प्लेट होगी, दोनों के ऊपर चार्ज रखेंगे, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर ओनली नेगेटिव, और दोनों के बीच में थोड़ा सेपरेशन होगा और उसकी हेल्प से हम बनाएंगे कैपेसिटर्स। तो अभी बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ओके, तो अभी हमें पता चला कि एक जगह पे आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो, दूसरी जगह पे नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हो रहा था उसकी वजह से पोटेंशियल डिक्रीज होता था। तो हमने कैपेसिटर्स भी ऐसे बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो एक पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जनरली हम दोनों प्लेट का एरिया सेम रखते हैं और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट जितना हो सके उतना कम रखते हैं। क्यों, वो भी अभी समझते हैं हम यहाँ पे। अभी मान लो कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। क्लियर? सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे देखो, तो मुझे अंदर चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि मुझे आसपास कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए। अब आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कब नहीं जाएगा? जब यहाँ की फील्ड लाइंस निकल के पॉजिटिव में से सीधा नेगेटिव में जाएगी। अगर ये इनफाइनाइट प्लेन शीट नहीं है तो फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलेगी और बाहर निकलेगी तो ये हो गया स्क्रीनिंग ऑफ फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लीक हो रहा है। क्लियर? तो हमें चाहिए यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये प्लेट इनफाइनाइट होना ज़रूरी। प्लेट है उसकी साइज इनफाइनाइट कब मान सकते हैं? जब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट वो वेरी वेरी स्मॉल हो एज कंपेयर टू एरिया ऑफ प्लेट। मतलब यहाँ पे कंडीशन एक आएगी कि डी स्क्वेयर शुड बी लेस देन एरिया ऑफ प्लेट। तो आप ये प्लेट को इनफाइनाइट साइज की मान सकते हो और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो यूनिफॉर्म होगा। अब इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो मेरे पास 3 पोजीशन है समझो। एक पोजीशन यहाँ पे, कोई भी पॉइंट्स ले लेते हैं, सपोज मैं पॉइंट्स के नाम दे दूँ A B C। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, पॉइंट ए पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट आएगा और नेगेटिव प्लेट की वजह से टूवर्ड्स दी प्लेट। ओके,
तो यहाँ पे पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। हम थोड़ा यहाँ पे नज़दीक दिखाते हैं। सपोज पॉइंट ए यहाँ पे है, तो ये एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। ओके, सेम वे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, तो ये प्लेट से दूर की ओर यहाँ पे जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, ये प्लेट की तरफ, तो यहाँ पे जनरेट हुआ। अब हमें जैसे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये प्लेट से ये नज़दीक पॉइंट है, ये प्लेट से दूर पॉइंट है, फिर भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहने वाला है। बिटवीन टू प्लेट बात करते हैं, किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव प्लेट की वजह से अवे फ्रॉम इट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, नेगेटिव प्लेट की वजह से टुवर्ड्स द प्लेट, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। क्लियर? तो आप 1 बाय 1 लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। चलो E इज इक्वल टू क्या होगा, E प्लस माइनस E माइनस। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इसलिए, अगर वेक्टर होता तो मैं डायरेक्ट एडिशन करता, क्योंकि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन ऑलरेडी होती है। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दी है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए आपको मिलेगा 0। तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस तरफ चार्ज लीक होने का कोई चांस ही नहीं है। क्लियर? अभी सेम वे आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। चलो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये मैं बोल देता हूँ ये हो गया EB। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। बी पॉइंट पे नहीं पे बात कर लेते हैं सी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि बिटवीन टू प्लेट वो तो हमारा मेन एम है, तो वो बाद में लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल एंड ऑपोजिट, यहाँ पे भी हमें पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट होके इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया 0। ठीक है, अभी हमारा मेन टारगेट बिटवीन द टू प्लेट, बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मतलब बाहर की ओर चार्ज लीक होने का कोई चांस नहीं है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कब तक ये चार्ज को स्टोर करके रख पाता है। मतलब यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आना तो है, बट बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम, अभी तो हमने एयर रखी है, बट फिर भी कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक आना तो है, बट इंसुलेटिंग मीडियम है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं आ पाते। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि हम यहाँ पे चार्ज स्टोर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मीडियम ऐसा होना चाहिए, इन बिटवीन टू प्लेट मीडियम ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस तरफ आने में ओपोज करे। तो उसके लिए हम अंदर डालते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें होता है पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन की हेल्प से हमें ये इफेक्ट मिलती है कि चार्ज ओपोज होता है, जिसके बारे में बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो अभी हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी मतलब बिटवीन टू प्लेट। तो यहाँ पे देखो एडिशन हो रहा है, दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट के पास एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है। तो यहाँ पे आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस ये याद रखना है, ये हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। फिर आगे इसका यूज करेंगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करने में। क्लियर? चलो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन 1 में हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओनली। ओके, हमें चाहिए पोटेंशियल। तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
हम बोल सकते हैं V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट इज गिवन बाय E इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे V इक्वल टू E क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में यहाँ पे D लिख सकता हूँ। सिग्मा क्या है, तो सिग्मा है वो चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब Q बाई ए। एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी था और मैंने यहाँ पे रख दिया D। ओके, चलो मेरा मेन टारगेट क्या था, Q बाई वी फाइंड करना, क्योंकि Q बाई वी रेशियो है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे मुझे चाहिए Q बाई वी, तो वो मुझे ये फॉर्मूला में V नीचे आएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर जाएगा और मुझे मिला एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी। Q बाई वी को मैं बोल दूंगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, अब हम बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की। ओके, तो इफ देयर इज अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स, समझना ये इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2। अगर दो प्लेट के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो मैं जो कैपेसिटेंस है उसको नाम दे देता हूँ C डैश इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि पहले कोई मीडियम नहीं था। अभी आएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब ये रहेगा एप्सिलॉन A बाई डी इक्वेशन 3। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन लिखना है आपको परमिटिविटी ऑफ गिवन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, परमिटिविटी ऑफ गिवन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। चलो यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करूँ, जो यहाँ पे मैं आपको करके दे रहा हूँ, क्या करने वाले हैं हम, इक्वेशन 3 डिवाइड बाई 2, तो मुझे मिलेगा C डैश डिवाइड बाई C, मतलब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी को हम बोलते हैं कैपिटल K डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब C डैश आपको जो मिलने वाला है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंटू C, और K की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है, वैक्यूम के लिए 1, अदरवाइज कोई भी मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, कितने टाइम्स, K टाइम्स। क्लियर, मतलब ये तो पता चल गया हमें कि अगर दो प्लेट के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज की जा सकती है K टाइम्स। बट कैसे, वो आपको पता चलेगा जब आप पढ़ोगे पोलराइजेशन। ओके, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको ये डेरिवेशन याद रखना है। सबसे पहले आपने क्या किया था, 3 अलग अलग पॉइंट ले लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था 0, इस तरफ भी इस तरफ भी, और बिटवीन टू प्लेट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एडिशन होके मिल रहा था E प्लस प्लस E माइनस, मतलब क्या मिला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एडिशन होके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आपको क्या लिखना है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E आएगा, तो V इक्वल टू आप लिख सकते हो E इंटू डी, V इक्वल टू लिख सकते हो E इंटू डी। V इज इक्वल टू E की जगह पे क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पे मिला था, D एज इट इज। सिग्मा मतलब क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अपॉन एरिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि चार्ज कौन सा, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा चार्ज कौन सा, पॉजिटिव प्लेट का या नेगेटिव प्लेट का। यहाँ पे आपको लेना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनी वन प्लेट, कोई भी एक प्लेट का ले सकते हो, क्योंकि हमने जब 2 प्लेट ली थी प्लस 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 प्लस, यहाँ पे एक माइनस ऐसे ऐसे थी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐड किया था तब E प्लस और E माइनस,
दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम थी, इसलिए आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिला था। हमने यहाँ पे प्लस सिग्मा दिखाई थी और यहाँ पे माइनस सिग्मा दिखाई थी डेंसिटी, फिर भी यहाँ पे हमने प्लस यूज किया था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने नेगेटिव साइन का यूज यहाँ पे डायरेक्शन दिखाने में कर लिया था बिटवीन टू प्लेट, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रखी थी। मतलब ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दोनों प्लेट पे सेम रहेगी और आप कैलकुलेशन में किसी एक प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी रख सकते हो। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह पे मैंने रख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ओके, ऑन एनी वन प्लेट अपॉन एरिया ऑफ वन प्लेट। तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और यहाँ पे D एज इट इज रखा है। देखो यहाँ पे मैंने D एज इट इज रखा है। अब मेरा टारगेट क्या था? Q बाई V फाइंड करना। तो ये V मैं नीचे लेके गया क्योंकि Q इधर ऑलरेडी था, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आया और D नीचे गया, तो Q बाई V मुझे मिला एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई D, तो कैपेसिटेंस मुझे मिला एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई D। यहाँ तक ये फॉर्मूला डिराइव हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए। अभी हम कोई नई बात करते हैं कि इफ देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू प्लेट, अगर दो प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आपने क्या लिखा? एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि ये थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे एप्सिलॉन है मतलब परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। A डिवाइड बाई D एज इट इज रहेगा। इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दो तो C डैश डिवाइड बाई C इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब C डैश इक्वल टू K इंटू C। मतलब क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आप दो प्लेट के बीच में रखते हो तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी K टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो। क्लियर? चलो यहाँ तक आज रखते हैं। मिनिमम 1-2 टाइम्स आप रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, आपको ये डेरिवेशन याद रह जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोलराइजेशन। थैंक यू।